जरा सोचिए एक बार, अगर हमारे कंप्यूटर जो इतनी मुश्किल गणनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाते हैं, उन्हें बर्फीले तापमान पर ठंडा ना करना पड़े तो क्या हो अगर वो कमरे के सामान्य तापमान पर ही क्वांटम जैसी शक्ति इस्तेमाल कर सकें। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। लेकिन यूसीएलए और यूसी रिवरसाइड के रिसर्चर्स ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हमें शायद इसी भविष्य की तरफ ले जा रहा है। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में वाकई एक बहुत दिलचस्प मोड़ हो सकता है। तो आज हम इसी अभूतपूर्व खोज की गहराई में उतरेंगे। हमारा विषय है कमरे के तापमान पर काम करने वाली एक नई क्वांटम प्रेरित कंप्यूटिंग प्रणाली। और इसके लिए हमारे पास फिजिकल रिव्यू अप्लाइड में छपा ओरिजिनल रिसर्च पेपर है। साथ ही phys.org, tomshardware.com और दूसरी जानी मानी टेक वेबसाइट्स के भी लेख हैं जो इसके मतलब समझाते हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना कि ये तकनीक आखिर है क्या चीज़, ये पारंपरिक क्वांटम कंप्यूटरों से इतनी अलग क्यों है, और सबसे ज़रूरी कि भाई भविष्य में इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो चलिए इस रोमांचक विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है तापमान। पारंपरिक क्वांटम कंप्यूटर उन्हें अपनी वो नाजुक क्वांटम अवस्थाएं बनाए रखने के लिए शून्य के बिल्कुल करीब, मतलब सोचिए लगभग -273 डिग्री सेल्सियस जितने ठंडे तापमान पर रखना पड़ता है। बाप रे, बहुत ठंडा। हाँ, बहुत। और ये नई प्रणाली ये कमरे के सामान्य तापमान पर काम करती है। मतलब ये कि वो जो बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी वो एक तरह से साइड हो गई। ये तो कमाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे, मतलब बिना उस भयानक ठंडे माहौल के ये क्वांटम जैसा असर कैसे पैदा कर पाती है। मैंने सोर्सेज में पढ़ा टैंटलम सल्फाइड नाम के एक पदार्थ का जिक्र है। क्या सारा खेल इसी का है? हाँ, काफी हद तक। टैंटलम सल्फाइड ये एक खास तरह का क्वांटम मटेरियल है। इसे चार्ज डेंसिटी वेव मतलब CDW मटेरियल कहते हैं। CDW, चार्ज डेंसिटी वेव। हाँ, आसान शब्दों में समझे तो इस पदार्थ के अंदर बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व यानी चार्ज वो एक नियमित तरंग या पैटर्न में जम जाता है, खुद ब खुद। ये कोई बाहर से लगाई चीज नहीं है, ये उस मटेरियल का अपना नेचुरल गुण है। और रिसर्चर्स ने बस इसी गुण का फायदा उठाया है। चार्ज डेंसिटी वेव मतलब पदार्थ के अंदर ही एक तरह की व्यवस्था, एक पैटर्न, और इसी पैटर्न से कंप्यूटिंग हो रही है। ये होता कैसे है? बिल्कुल, उन्होंने क्या किया है, इस टैंटलम सल्फाइड से बहुत छोटे छोटे क्वांटम ऑसिलेटर्स बनाए हैं। ऑसिलेटर्स, जैसे पेंडुलम हिलता है वैसे? हाँ बिल्कुल। ऑसिलेटर मतलब कोई भी चीज जो नियमित रूप से हिले या कंपन करे। यहाँ ये ऑसिलेटर्स इस CDW पदार्थ के बने हैं, और जब इन्हें एक नेटवर्क में जोड़ा जाता है तो वे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं अपनी ऊर्जा के जरिए। और फिर एक बहुत दिलचस्प चीज होती है, वे नेचुरली स्वाभाविक रूप से अपनी कंपन की लय को सिंक्रोनाइज करने लगते हैं, मतलब एक साथ तालमेल बिठा लेते हैं। अच्छा, जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि एक ही दीवार पर कई पेंडुलम घड़ियां टांग दो तो थोड़ी देर में सब एक ही लय में झूलने लगती हैं, कुछ वैसा ही। हाँ, ये समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। हालांकि यहाँ ये सब क्वांटम लेवल पे हो रहा है। जैसे पेंडुलम सबसे स्थिर, सबसे कम ऊर्जा वाली स्थिति में एक साथ झूलना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही ये ऑसिलेटर्स का नेटवर्क भी स्वाभाविक रूप से सिंक्रोनाइज होकर अपनी सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था, मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ढूंढ लेता है। ठीक है, समझ आया। ये ऑसिलेटर्स तालमेल बिठा लेते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। पर इससे वो जटिल समस्याएं कैसे हल होती हैं? मतलब ये सिंक्रोनाइजेशन किसी गणित के सवाल का जवाब कैसे बन जाता है? ये कनेक्शन थोड़ा और साफ करेंगी। जरूर। यहीं पर अनुकूलन समस्याएं मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। ये ऐसी समस्याएं होती हैं जहां हमें बहुत सारे विकल्पों में से सबसे अच्छा, सबसे कारगर, एफिशिएंट समाधान ढूंढना होता है। सोचिए, जैसे एक डिलीवरी कंपनी है, उसे शहर में कई जगह सामान पहुंचाना है, तो सबसे छोटा, सबसे तेज रास्ता कौन सा होगा? हाँ, ये तो मुश्किल काम है। या फिर एक एयरलाइन को अपने जहाज़ों और क्रू का शेड्यूल बनाना है ताकि खर्चा कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा उड़ानें हो सके। ये सब अनुकूलन समस्याएं हैं। और ये पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए मुश्किल क्यों होती हैं? वो तो बहुत तेज होते हैं गणना करने में। वो तेज तो है, लेकिन अनुकूलन समस्याओं में अक्सर विकल्प इतने ज़्यादा होते हैं, इतने खरबों खरबों में, कि एक एक करके सबको जांचना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
इसे कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ेगी, डिलीवरी के रास्ते अनगिनत हो जाते हैं। पारंपरिक कंप्यूटर्स इन्हें हल करने की कोशिश में फंस सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है, और यहीं पर ये ऑसिलेटर नेटवर्क काम आता है। जिस तरह से ये ऑसिलेटर सिंक्रोनाइज होते हैं, जिस पैटर्न में वे अपनी वो सबसे कम ऊर्जा वाली अवस्था पाते हैं, वो पैटर्न सीधे सीधे उस अनुकूलन समस्या के सबसे अच्छे समाधान से मेल खाता है। यानी सिस्टम को कोई भारी भरकम एल्गोरिदम चलाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी नेचुरल फिजिक्स के जरिए ही जवाब ढूंढ लेता है। वाह! हाँ, सिस्टम स्वाभाविक रूप से उस स्थिति की तरफ बढ़ता है जो प्रॉब्लम के हल को दिखाती है। वाह! ये तो मतलब कंप्यूटिंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका लग रहा है। अब तक हम डिजिटल दुनिया में 0 और 1 के साथ गणना करते आए हैं। ये तकनीक कह रही है कि क्यों ना प्रकृति के अपने व्यवहार, जैसे इन ऑसिलेटर्स का तालमेल, इसी को गणना का आधार बना लें। UCLA के प्रोफेसर अलेक्जेंडर बैलेंडीन ने इसे फिजिक्स इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग कहा है। क्या इसका यही मतलब है? बिल्कुल सही। प्रोफेसर बैलेंडिन, जो इस रिसर्च के मुख्य जांचकर्ताओं में से एक है, वो इसी बात पर जोर देते हैं। वो बताते हैं कि ये तरीका पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं की कंपन, जिन्हें फोनॉन कहते हैं, के बीच एक बहुत मजबूत आपसी संबंध का फायदा उठाता है। तकनीकी भाषा में इसे स्ट्रांगली कोरिलेटेड इलेक्ट्रॉन फोनॉन कंडेंसेट कहते हैं। बाप रे, ये तो काफी भारी भरकम शब्द है। स्ट्रांगली कोरिलेटेड इलेक्ट्रॉन फोनॉन कंडेंसेट। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, कोशिश करती हूँ। सोचिए जैसे किसी कॉन्सर्ट में भीड़ है। पहले सब अलग अलग ताल पर ताली बजा रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक लय बनती है और पूरी भीड़ एक साथ एक ही ताल पर ताली बजाने लगती है ना? हाँ, होता है ऐसा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही समझिए। पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज और फोनॉन यानी कंपन आपस में इतना मजबूती से जुड़ जाते हैं कि वे एक अकेली सामूहिक इकाई की तरह व्यवहार करने लगते हैं, एक खास कंडेंस्ड अवस्था बना लेते हैं। और इसी सामूहिक सिंक्रोनाइज्ड अवस्था का इस्तेमाल गणना के लिए किया जाता है। ये सीधे भौतिक प्रक्रियाओं से गणना करना है, न कि डिजिटल निर्देशों की लंबी लिस्ट फॉलो करके। कमाल है, मतलब पदार्थ खुद ही कैलकुलेटर बन गया एक तरह से। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, आपने कहा रिसर्चर्स ने इसे बना के भी दिखाया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने UCLA की नैनोटेक फैसिलिटीज में बाकायदा इसके प्रोटोटाइप डिवाइस बनाए हैं। नैनो फैब्रिकेशन मतलब बहुत ही छोटे स्केल पर, मीटर के अरबवें हिस्से के लेवल पर इन ऑसिलेटर्स को बनाना और उन्हें नेटवर्क में जोड़ना। और उन्होंने प्रयोगों से ये साबित भी किया है कि ये नेटवर्क वाकई में उन सिंक्रोनाइज्ड अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं जो अनुकूलन समस्याओं के सही समाधानों से मेल खाती हैं। स्रोतों में एक और दिलचस्प शब्द का जिक्र है, आइसिंग मशीन। आइसिंग मशीन, इसे इस नई प्रणाली से जोड़ा गया है। ये आइसिंग मशीन क्या भला है और इसका इन टैंटलम सल्फाइड वाले ऑसिलेटर्स से क्या लेना देना है? आइसिंग मशीन, हाँ, ये एक खास तरह का कंप्यूटिंग हार्डवेयर है जो फिजिक्स के आइसिंग मॉडल पर आधारित है। हाँ, आइसिंग मॉडल असल में चुंबकत्व को समझने के लिए बनाया गया था कि कैसे छोटे छोटे चुंबकीय कण, जिन्हें स्पिन कहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करके या तो एक दिशा में लाइन में लग जाते हैं या बिखरे रहते हैं। वो हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाली व्यवस्था ढूंढते हैं। अच्छा है तो आइसिंग मशीनें इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। वे एक ऐसी फिजिकल प्रणाली बनाती हैं जो नेचुरली अपनी सबसे कम ऊर्जा अवस्था, जो कि समस्या का हल है, ढूंढ लेती है। तो UCR की ये प्रणाली एक तरह की नई आइसिंग मशीन हुई। हाँ, बिल्कुल। इसे चार्ज डेंसिटी वेव यानी CDW मटेरियल पर आधारित आइसिंग मशीन का एक नया वर्ग कह सकते हैं। पारंपरिक आइसिंग मशीनों से अलग ये टैंटलम सल्फाइड जैसे पदार्थों के अनोखे गुणों का इस्तेमाल करती है, और सबसे बड़ी बात, कमरे के तापमान पर काम करती है। ये कमरे के तापमान पर काम करना बार बार सामने आ रहा है। एक और चुनौती जो पारंपरिक क्वांटम कंप्यूटरों के सामने होती है, वो है क्वांटम कोहेरेंस बनाए रखना। मतलब वो नाजुक क्वांटम अवस्था जो गणना के लिए जरूरी है, उसे बाहरी शोरगुल, डिस्टर्बेंस से बचाकर रखना। ये ठंडे तापमान के बिना कैसे हो पाता है इसमें? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। क्वांटम कोहेरेंस का मतलब है क्वांटम सिस्टम की अपनी खास अवस्थाओं को, जैसे सिंक्रोनाइजेशन या सुपरपोजिशन, बाहरी दुनिया के दखल के बावजूद कुछ समय तक बनाए रखने की क्षमता। जितनी देर ये कोहेरेंस रहेगी, उतनी जटिल गणना हो पाएगी।
इस प्रणाली की एक और खूबी यही है कि टैंटलम सल्फाइड की जो अपनी आंतरिक भौतिकी है वो कमरे के तापमान पर भी एक हद तक क्वांटम कोहेरेंस बनाए रखने में मदद करती है। शोध पत्र में इसकी तकनीकी वजहें दी गई हैं, पर मूल बात यह है कि ये पदार्थ स्वाभाविक रूप से अपनी क्वांटम अवस्था को कुछ स्थिरता देता है। टीम का इरादा है कि भविष्य में इस कोहेरेंस टाइम को और बेहतर बनाया जाए ताकि और भी मुश्किल समस्याएं हल की जा सकें। ये बहुत दिलचस्प है। अब बात करते हैं एक और बड़े फायदे की जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी में बिजली की खपत एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। क्या ये प्रणाली इसमें कुछ राहत दे सकती है? हाँ, और ये शायद इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा हो सकता है आगे चलकर। सोचिए, आज के कंप्यूटर कैसे काम करते हैं। अरबों छोटे छोटे स्विच, ट्रांजिस्टर लगातार ऑन ऑफ होते हैं, जटिल डिजिटल एल्गोरिदम चलते हैं। हाँ, और गर्म भी बहुत होते हैं। बिल्कुल, जिससे बहुत गर्मी पैदा होती है और भारी मात्रा में बिजली खर्च होती है। बड़े बड़े डेटा सेंटर तो छोटे शहरों जितनी बिजली खा जाते हैं। ये नई प्रणाली, जैसा हमने डिस्कस किया, गणना करने के लिए पदार्थ के नेचुरल गुणों का इस्तेमाल करती है, उसकी स्वाभाविक रूप से कम ऊर्जा अवस्था में जाने की प्रवृत्ति का। इसमें वो अरबों ऑन ऑफ वाले ऑपरेशन नहीं होते। ये प्रक्रिया नेचुरली कहीं ज्यादा ऊर्जा कुशल है, एनर्जी एफिशिएंट है। यानी ये उन कामों के लिए खासकर फायदेमंद हो सकती हैं जहां बहुत सारी गणना करनी पड़ती है, जैसे एआई मॉडल को ट्रेनिंग देना या बड़ी वैज्ञानिक सिमुलेशन चलाना। बिल्कुल, ये उन विशेष अनुकूलन समस्याओं को हल करने में बहुत कम ऊर्जा लेगी जिन्हें हल करने में परंपरागत कंप्यूटर का पसीना छूट जाता है। अगर एआई और एचपीसी के कुछ खास कामों के लिए ऐसी ऊर्जा कुशल प्रणालियों का इस्तेमाल किया जा सके तो ऊर्जा की खपत में वाकई काफी कमी आ सकती है। ये न सिर्फ खर्चा घटाएगा बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक बड़ा कदम होगा। ये तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन अक्सर ऐसी नई क्रांतिकारी तकनीकें मौजूदा सिस्टम के साथ काम नहीं कर पाती। क्या इन टैंटलम सल्फाइड उपकरणों को हमारे आजकल के कंप्यूटर चिप्स जो सिलिकॉन से बनते हैं उनके साथ जोड़ा जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है? ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर रिसर्चर्स ने ध्यान दिया है। उनका कहना है, और प्रोफेसर बैलिंडन ने इस पर खास जोर दिया है, कि हाँ, इन टैंटलम सल्फाइड आधारित उपकरणों को मौजूदा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर तकनीक मतलब COMOS के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। उनका मानना है कि किसी भी नई फिजिक्स आधारित हार्डवेयर तकनीक को अगर सफल होना है तो उसे मौजूदा डिजिटल दुनिया के साथ जुड़ना ही होगा। अलग थलग रहकर बड़ा असर डालना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम भविष्य में हाइब्रिड कंप्यूटर देख सकते हैं, ऐसे डिवाइस जिनमें पारंपरिक सिलिकॉन प्रोसेसर तो हो ही, साथ में इस तरह के क्वांटम प्रेरित प्रोसेसर भी लगे हों। बिल्कुल, यही संभावना खुलती है। सोचिए कि आपके लैपटॉप या फोन में रोजमर्रा के कामों के लिए सामान्य प्रोसेसर हो, लेकिन जब कोई मुश्किल ऑप्टिमाइजेशन वाली चुनौती आए, जैसे शायद रियल टाइम में ट्रैफिक के हिसाब से बेस्ट रूट ढूंढना या किसी जटिल डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना, तो ये खास CDW प्रोसेसर उस काम को झटपट और बहुत कम ऊर्जा में कर दे। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जैसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला नजरिया है, और ये मौजूदा निर्माण प्रक्रियाओं के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी को भी दिखाता है, जिससे इसे बनाना और अपनाना आसान हो सकता है। इस रिसर्च को फंड किसने किया है? क्या इसके पीछे कोई खास स्ट्रेटेजिक रुचि भी है? ये जानना भी दिलचस्प होगा। हाँ, सोर्सेस के अनुसार इस रिसर्च को अमेरिकी रक्षा विभाग की एजेंसियों ने फंड किया है। ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च ONR और आर्मी रिसर्च ऑफिस ARO। ये दिखाता है कि इस तरह की कम ऊर्जा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में रक्षा क्षेत्र की भी गहरी रुचि है। अच्छा। सोचिए, सेना के लिए लॉजिस्टिक्स मतलब सामान और सैनिकों की मूवमेंट, जटिल मिशनों की शेड्यूलिंग या दुश्मन के सिग्नल को रियल टाइम में समझना, ये सब बेहद मुश्किल अनुकूलन समस्याएं हैं। एक ऐसी तकनीक जो इन्हें तेजी से और कम ऊर्जा में हल कर सके, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। समझ गया। तो अगर हम अब तक की सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक बार फिर से। हाँ, तो हमने देखा कि ये UCLA और UC रिवरसाइड के रिसर्चर्स ने एक नई कंप्यूटिंग प्रणाली विकसित की है जो क्वांटम सिद्धांतों से प्रेरित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये बर्फीले तापमान पर नहीं बल्कि कमरे के सामान्य तापमान पर काम करती है। ये टैंटलम सल्फाइड जैसे खास चार्ज डेंसिटी वेव CDW मटेरियल से बने
क्वांटम ऑसिलेटर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। ये ऑसिलेटर्स स्वाभाविक रूप से सिंक्रोनाइज होकर जटिल अनुकूलन समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान ढूंढ लेते हैं। ये फिजिक्स पर आधारित आइसिंग मशीन का एक नया प्रकार है। इसके मुख्य फायदे हैं कमरे के तापमान पर ऑपरेशन, क्वांटम कोहेरेंस बनाए रखने की क्षमता, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी और मौजूदा सिलिकॉन चिप तकनीक के साथ इंटीग्रेशन की संभावना। ठीक है, ये सब जान लिया, लेकिन अंत में सवाल वही है कि आम इंसान के लिए या भविष्य की तकनीक के लिए इसके मायने क्या हैं? ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा हमने बात की, ये तकनीक भविष्य में उन कई जटिल समस्याओं को हल करने का एक ज्यादा तेज और अविश्वसनीय रूप से ज्यादा ऊर्जा कुशल तरीका बन सकती है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी को प्रभावित करती हैं। सोचिए, बेहतर एयरलाइन शेड्यूलिंग से शायद सस्ती उड़ानें मिले, या ज्यादा एफिशिएंट डिलीवरी रूट से सामान जल्दी मिले। टेलीकॉम नेटवर्क्स को बेहतर बनाना, फैक्ट्रियों का प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करना, ये सब अनुकूलन की चुनौतियां हैं। और जैसा अभी कहा, एआई और सुपर कंप्यूटिंग की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें एक बड़ा संकट बनती जा रही हैं। ये तकनीक उस दिशा में एक संभावित हल पेश करती है। और हाँ, वो हाइब्रिड डिवाइस की कल्पना, हमारे अपने गैजेट्स में क्लासिकल और क्वांटम प्रेरित प्रोसेसिंग का संगम, ये वाकई रोमांचक लगता है। बिल्कुल, ये जरूर ध्यान रखना होगा कि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। टीम की अगली योजना इन ऑसिलेटर नेटवर्क्स को और बड़ा बनाने की है, ताकि वे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स समस्याओं का सामना कर सके। लेकिन ये हमें कंप्यूटिंग के भविष्य के बारे में एक बुनियादी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम हमेशा सिर्फ डिजिटल एल्गोरिदम पर ही निर्भर रहेंगे, या हम भौतिक दुनिया के नेचुरल व्यवहारों का, पदार्थों के स्वाभाविक गुणों का इस्तेमाल गणना करने के लिए और ज्यादा करने लगेंगे? ये सोचने वाली बात है कि प्रकृति की प्रक्रियाओं से सीख लेकर, जैसे ये ऑसिलेटर्स कितनी खूबसूरती से खुद को व्यवस्थित कर लेते हैं, हम इंसानों द्वारा बनाई गई और कौन-कौन सी जटिल समस्याओं के हल निकाल सकते हैं। ये हमें कंप्यूटिंग को सिर्फ 0 और 1 के दायरे से बाहर निकलकर पदार्थ की अपनी इंटेलिजेंस के रूप में देखने का एक नया नजरिया देता है।